अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट आर इन फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट हेल्थ असेसमेंट के यूनिट नंबर 3 जो कि हमारे साथ इंट्रोडक्शन टू फिज़िकल एग्जामिनेशन एंड जनरल सर्वे है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, एग्जामिनेशन के हवाले से ये यूनिट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए जितने भी टॉपिक्स है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊं उसको अपने साथ नोट डाउन कीजिए ताकि आपको याद करने में फिर आसानी हो। इसके अलावा तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करेंगे फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन से कि फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन क्या है और फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन हम किस मकसद के लिए करते हैं। ठीक है, सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द पेशेंट बॉडी टू डिटरमाइन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फिज़िकल प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, आसान अल्फाज में फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन का मतलब ये है कि ये हमारे साथ वो अमल होता है, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने पेशेंट की जो बॉडी होती है उसको हम क्या करते हैं, उसकी हम एग्ज़ामिनेशन करते हैं, उसको हम चेक करते हैं और उनकी बॉडी को क्या करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। इस मकसद के लिए, ये जानने के लिए कि आया हमारे पेशेंट को फिज़िकली कोई प्रॉब्लम है या नहीं। ठीक है, तो इस मकसद के लिए हम जो अमल करते हैं, जो ऑब्जर्वेशन करते हैं या जो एक इंस्पेक्शन करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस अमल को हम फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन कहते हैं। The goal of physical examination is to obtain valid information concerning the health of the patient. अब हम जो फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं तो इसका बुनियादी मकसद हमारा यही होता है कि हम अपने पेशेंट की जो बॉडी है उसके हवाले से क्या करें, उसके हवाले से हम वैलिड इंफॉर्मेशन को हासिल करें। वैलिड इंफॉर्मेशन से मुराद ये है कि ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी डेटा हम कलेक्ट करें जिसमें किसी किस्म का शक व शोबा हमें ना हो। ठीक है, तो इस मकसद के लिए हम बज़ाते ख़ुद अपने पेशेंट को क्या करते हैं, अपने पेशेंट को चेक करते हैं, उनकी बॉडी की हम इंस्पेक्शन करते हैं और देखते हैं कि आया हमारे पेशेंट को फिज़िकली किसी किस्म का प्रॉब्लम है या नहीं। ठीक है, तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं। The examiner must be able to identify, analyze and synthesize the accumulated information into a comprehensive assessment. इसी तरह से जब फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन की जा रही होती है तो वो नर्स या वो फिजिशियन जो कि इस प्रोसेस को सर अंजाम देने वाला होता है तो उसमें इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन के दौरान जो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा होता है, जो इंफॉर्मेशन ले रहा होता है, ठीक है, इकट्ठा कर रहा होता है, तो उस इंफॉर्मेशन को वो क्या कर सकता हो, आइडेंटिफाई कर सकता हो, उसको वो समझता हो, इसी तरह से उसको एनालाइज कर सकता हो। ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन से वो फिर एक कंप्रिहेंसिव डेटा को निकाल सकता हो और ताकि जो आगे जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं तो उनको वो फिर एक्सप्लेनेशन के साथ वजाहत दे सके। ठीक है, तो उस एग्ज़ामिनर में ये काबिलियत जो है होनी चाहिए। ठीक है, ताकि फिर प्रॉपर सही इंफॉर्मेशन जो है वो आगे फिर अपने टीम मेंबर्स को दे सके। प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टिंग फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन। अब जब हम फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं तो फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन हम ऐसे ही नहीं करते कि जैसे ही पेशेंट आता है उसको हम लेटा देते हैं और उनकी हम चेकिंग शुरू कर देते हैं सर से पाँव तक। इस तरह से नहीं करते, बल्कि फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन के लिए कुछ उसूल है, कुछ तौर तरीके हैं जिसको अंडरस्टैंड करना, जिसके बारे में नर्सिस को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और नर्सिस के पास इसके हवाले से इल्म का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो
जो प्रिंसिपल्स है, जो उसूल है फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन को करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए, तो उसमें मंदरज झेल उसूल है हमारे साथ, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ ये है कि वॉश योर हैंड यूजिंग 7 स्टेप्स टू रिड्यूस ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़। जब भी आपने फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करनी होती है किसी पेशेंट की, तो फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि आप अपने हाथों को प्रॉपर तरीके से उसको धोएं, ताकि किसी किस्म की बीमारी जो है, अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला है तो आपसे कोई बीमारी जो है आपके पेशेंट को ट्रांसफ़र ना हो, या आप ऑलरेडी क्लिनिक में काम कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ माइक्रोबियल चीज़ों के साथ जो है आपका वास्ता पड़ता है, इन्फेक्टेड चीज़ों को आप टच करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका हाथों को धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप हाथों को नहीं धोएंगे 7 स्टेप्स को फॉलो करते हुए, अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने हाथों को नहीं धोएंगे, तो आपके जो इन्फेक्टेड हैंड है उस पर लगे जो जरासीम है वो आपसे मुंतकिल होकर आपके पेशेंट को लग जाएंगे, और इसी तरह से सही सलामत बंदे को आप खुद ब खुद जो है उसको क्या कर लेते हैं, बीमार कर देते हैं, ठीक है। सो हाथों को धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा कंडक्टेड इन हेड टू टो ऑर्डर, और जब आप एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट करते हैं, फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन जब आप स्टार्ट करते हैं, तो आपने हेड टू टो ऑर्डर में उसको शुरू करना है, मतलब सर से लेकर पाँव तक जाना है। पहले आपने हेड से शुरू करना है, सर से जो है आपने शुरू करना है, ठीक है। फिर आपने पेशेंट की नेक की एग्ज़ामिनेशन करनी है, उसको इंस्पेक्ट करना है, ठीक है, उसकी इंस्पेक्शन करनी है। इसके बाद फिर आपने पेशेंट के चेस्ट को देखना है, ठीक है, चेस्ट को ऑब्जर्व करना है, और किसी भी किस्म की अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आपको मिलती है, आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो आपने उसको अपने साथ नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। फिर चेस्ट के बाद जो है आपने एब्डोमेन की एग्ज़ामिनेशन करनी है, एब्डोमेन की इंस्पेक्शन आपने करनी है, ठीक है। इसके बाद फिर आपने स्पाइंस को देखना है, एक्सट्रीमिटीज़ को जो है आपने चेक करना है, एनल को चेक करना है, जेनिटल को चेक करना है, और इसी तरह से नर्व सिस्टम को आपने सबसे आखिर में क्या करना है, उसकी एग्ज़ामिनेशन आपने करनी है। तो ये एक ऑर्डर है जो कि एमसीक्यूज़ में भी आपको आ सकता है कि फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन का जो ऑर्डर है वो किस तरह से है, हेड टू टो है या टो टू हेड है, ठीक है। तो उसमें आपको ऑर्डर दिए गए होंगे, तो इस ऑर्डर को आप अपने साथ नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए कि सबसे पहले हमने हेड से स्टार्ट करना है, फिर हमने नेक की एग्ज़ामिनेशन करनी है, नेक को चेक करना है, फिर चेस्ट को देखना है, फिर एब्डोमेन की एग्ज़ामिनेशन करनी है, फिर स्पाइंस को देखना है, एक्सट्रीमिटी से मुराद जो हाथ पैर है इनको देखने हैं, एनल को देखना है, जेनिटल, इसी तरह से नर्व सिस्टम सबसे आखिर में आता है। तो ये एक प्रॉपर ऑर्डर है। इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए आपने क्या करनी है, फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन कंटिन्यू करनी है, ठीक है। फिर इसी तरह से पेशेंट टायर क्विकली व्हेन आस्क्ड टू सिट अप, लाई डाउन, turn on your left side, sit up, lie down, and so on. The patient should be made as comfortable as possible during the examination. डियर स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही कॉमन बात है कि जब पेशेंट क्लिनिक आते हैं और क्लिनिकल के दौरान जो है आप उनसे कोई टेस्ट लेते हैं या आप उनको चेक कर रहे होते हैं, तो इस दौरान जब आप उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन करते हैं, तो बार बार क्वेश्चन पूछने से और बार बार जो है उनसे बातें करने से पेशेंट जो है वो क्या जाते हैं, वो उकता जाते हैं, वो थक जाते हैं, ठीक है, और वो फिर अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो इसलिए नर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, नर्स की जो है ये ज़िम्मेदारियों में आती है कि उनसे जितना हो सके वो अपने पेशेंट को कंफर्टेबल रखे, किसी किस्म की परेशानी उनको नहीं होनी चाहिए, ताकि वो आपको सही तरीके से इंफॉर्मेशन दे और वो आपसे उकताए नहीं, ठीक है। द पेशेंट शुड बी प्रॉपरली ड्रेप। इसके अलावा जब आप फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट करने वाले होते हैं, तो सबसे पहले आपने अपने पेशेंट को प्रॉपर तरीके से ड्रेप कर देना है,
ठीक है, प्रॉपर तरीके से उनको आपने कवर कर देना है, ठीक है, ताकि उनकी जो प्राइवेसी है वो मेंटेन रहे और वो किसी किस्म की अनकंफर्टेबल जो है वो महसूस ना करे, ठीक है। अगर वो अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे तो इससे नुकसान जो है वो नर्सिस का होगा, डॉक्टर्स का होगा, फिजिशियंस का होगा, क्योंकि वो फिर नर्सिस के साथ, डॉक्टर्स के साथ, फिजिशियन के साथ वो फिर प्रॉपर तरीके से कोऑपरेट नहीं करेंगे और फिर इस सिचुएशन में डेटा को कलेक्ट करना, सही इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क हो जाता है नर्सिस के लिए भी और डॉक्टर फिजिशियंस के लिए भी। सो इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप अपने पेशेंट को हैंडल करते हैं तो इस तरीके से करें उनको कि वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करे, अपने आप को रिलैक्स महसूस करे और आपके साथ वो कोऑपरेटिव हो, ठीक है। व्हेन पॉसिबल द एग्जामिनिंग टेबल बेड बी सिचुएटेड सो दैट द एग्जामिनर हैज़ एक्सेस टू बोथ साइड ऑफ द पेशेंट, ठीक है। इसी तरह से जब आप अपने पेशेंट को प्रॉपर तरीके से रेप करते हैं तो इससे ये होता है कि फिर आपको जब भी ज़रूरत होती है, जिस साइड से भी आपने अपने पेशेंट को एसेस करना होता है तो फिर आप उसको बआसानी से एसेस कर सकते हैं और दोनों साइड से, मतलब लेफ़्ट साइड से भी आप अपने पेशेंट को जो है उनकी एग्ज़ामिनेशन कर सकते हैं और राइट साइड से भी फिर आप अपने पेशेंट की जो एग्ज़ामिनेशन है वो कर सकते हैं, ठीक है। An ideal arrangement is to have the table located in the center of the examining room. अब जो आइडियल अरेंजमेंट है, जब आप अपने पेशेंट को एसेस कर रहे होते हैं, उनकी फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन कर रहे होते हैं, तो इसके लिए जो आइडियल अरेंजमेंट है वो ये है कि आपका जो बेड है वो रूम के बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। जब आपका बेड रूम के सेंटर में होगा तो इससे ये होगा कि आप दोनों तरफ से, हर जगह से अपने पेशेंट को एसेस कर सकेंगे, उन तक रसाई हासिल कर सकेंगे और किसी किस्म की परेशानी आपको फिर नहीं होगी, ठीक है। स्टैंड राइट साइड ऑफ द बेड। इसी तरह से नॉर्मली नर्सिस जब भी असेसमेंट करेंगे, जब भी एग्ज़ामिनेशन करेंगे तो इस दौरान वो पेशेंट के बेड के राइट साइड जो है वो खड़े होंगे, ठीक है। सीक्वेंशियल तरीके से, सीक्वेंस के साथ जो है स्टेप्स को फॉलो करते हुए फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन को करेंगे। इसके अलावा प्रॉपर एक्सपोज का मतलब यह है कि जिस एरिया को आपने जिस एरिया की इंस्पेक्शन आपने करनी हो तो उसी एरिया को जो है आपने एक्सपोज करना होगा, ठीक है। ये नहीं है कि आप सिर्फ एब्डोमेन को चेक कर रहे हैं और एब्डोमेन के लिए आपने जो है उसको पूरा नंगा कर दिया है, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल ही नहीं करनी, बल्कि जिस एरिया को आपने चेक करना होता है सिर्फ उसी एरिया को आपने एक्सपोज करना है, ठीक है। सो एक्सपोजिंग ओनली द एरिया दैट आर बीइंग एग्जामिन्ड एट द टाइम विदाउट अनड्यू एक्सपोजर ऑफ अदर एरियाज़। वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि सिर्फ उन्हीं एरियाज़ को आपने जो है अनकवर कर देना है जिनको आपने चेक करना होता है, ठीक है। और बाकी जितनी भी बॉडी पार्ट्स है उसको आपने प्रॉपर तरीके से कवर कर लिया होगा ताकि पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल महसूस करे, उनको किसी किस्म की अनकंफर्टेबिलिटी जो है वो महसूस ना हो। अगर ऐसा होगा तो फिर आपके जो पेशेंट है वो फिर आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे और ऐसे सिचुएशन में आपके लिए डेटा को कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। This caring for the patient privacy goes a long way in establishing a good doctor-patient relationship. तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप इस तरीके से अपने पेशेंट को हैंडल करते हैं तो इससे फ़ायदा ये होता है नर्सिस और डॉक्टर को कि नर्सिस या पेशेंट या डॉक्टर के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो फिर खुशगवार रहता है और ज़्यादा टाइम के लिए जो है वो फिर मेंटेन रहता है, खुशगवार रहता है, कोऑपरेटिव रहता है, ठीक है। द एग्जामिनर शुड कंटिन्यू स्पीकिंग टू द पेशेंट। इसके अलावा ड्यूरिंग एग्जामिनेशन के दौरान जो एग्जामिनर है, मतलब चाहे वो नर्स हो या फिजिशियन हो या कोई भी हो, ठीक है, जो कि चेकिंग कर रहा होता है, इंस्पेक्शन कर रहा होता है, तो इस दौरान जो है वो अपने पेशेंट के साथ क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, उनके साथ जो है बातें करेंगे ताकि उनकी जो कंसंट्रेशन है वो दूसरी तरफ हो, ठीक है, और वो अपनी तरफ जो है कंसंट्रेट ना करे। तो इससे ये होगा कि वो अनकंफर्टेबल भी फील नहीं करेगा और वो जो है रिलैक्स होंगे, ठीक है। उनकी जो माइंड है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हुए होंगे तो आप आसानी से उनकी जो इंस्पेक्शन है वो कर सकेंगे। शोइंग केयर टू हिज डिजीज।
disease and answer the patient question. आपने अपने पेशेंट को इस तरह से यकीन दिलाना है, इस तरह से आपने अपने पेशेंट को फील कराना है कि आपको आपके पेशेंट की बीमारी का बहुत ज़्यादा ख्याल है और आप जो है उनकी बीमारी के लिए आप उनकी टेक केयर कर रहे हैं। और इसी तरह से वो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप उनके क्वेश्चन के प्रॉपर आंसर दे, ठीक है, ऐसे आंसर दे जिससे वो क्या हो, सेटिस्फाई हो। इट कैन नॉट ओनली रिलीज पेशेंट नर्वसनेस बट also help to establish the good physician patient relationship। तो इससे क्या होगा, इससे ना सिर्फ पेशेंट की जो नर्वसनेस है वो ना सिर्फ ख़त्म होगी बल्कि इसके साथ साथ पेशेंट और नर्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो भी खुशगवार बनेगा, वो भी जो है कोऑपरेटिव बनेगा, ठीक है। तो ये वो प्रिंसिपल्स है जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी जो फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा जो है वो फिर पेशेंट से मिलेगा, ठीक है। प्रिकॉशन टू टेक, अब वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको करने में जो है हमें एहतियात बरतनी चाहिए, जिसको फॉलो करने में हमें ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। सो द यूज़ ऑफ ग्लव शुड प्रोवाइड एडिक्वाइट प्रोटेक्शन व्हेन परफॉर्मिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन और व्हेन हैंडलिंग ब्लड, सॉइल और बॉडी फ्लूइड, सॉइल शीट्स और क्लॉथिंग। मतलब इसका ये है कि जब भी हम फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन कर रहे होते हैं तो इस दौरान हमने ग्लव्स को जो है पहना हो, क्योंकि इससे जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है पेशेंट को भी और बज़ाते ख़ुद नर्स या डॉक्टर को भी, ठीक है। क्योंकि इस दौरान आप जो इन्फेक्टेड या जो क्या कहते हैं कंटेमिनेटेड सॉइल होते हैं, ठीक है, या बॉडी फ्लूइड सॉइल शीट्स वगैरह होते हैं या क्लोथ वगैरह होते हैं, उसको आप क्या कर रहे होते हैं, हैंडल कर रहे होते हैं। तो इसलिए आप के ग्लव्स को पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। ग्लव्स शुड बी वॉर्न व्हेन एग्जामिनिंग एनी इंडिविजुअल विद एक्सोडेटिव लेजन और डर्माटाइटिस, ठीक है। इसके अलावा जब आप किसी ऐसे पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हो जिनकी बॉडी से फ्लूइड वगैरह जो है वो डिस्चार्ज हो रहा हो या उनकी स्किन जो है वहाँ उस स्किन में इन्फ्लेमेशन जगह पर जो है हुई हो, तो ऐसे पेशेंट को जब आप एग्जामिन कर रहे होते हैं और एग्जामिन कर लेते हैं तो फिर ग्लव्स को आपने क्या कर देना है, वॉर्न कर देना है, ठीक है। और फिर उसको आपने यूज़ करने के बाद फिर आपने उसको क्या कर देना है, उसको डिस्पोज कर देना है, ठीक है। हैंड्स और अदर कंटेमिनेटेड स्किन सरफेस शुड बी वॉश थ्रूली एंड इमीडिएटली इफ़ एक्सीडेंटली सॉइल विद ब्लड और अदर बॉडी फ्लूइड। अगर एग्जामिनेशन के दौरान नर्स या डॉक्टर के जो हाथ है या कोई भी बॉडी पार्ट है वो कंटेमिनेटेड स्किन के साथ वो टच कर जाए, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में फिर आपको जो है प्रॉपर तरीके से उसी टाइम अपने हाथों को धोना होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप नहीं धोते तो फिर जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उनका जो इन्फेक्शन है वो आपको भी लग सकता है और आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। All sharp items such as needle, blades must be handled with extraordinary care to prevent injury, ठीक है। इसी तरह से जितने भी हमारे साथ शार्प आइटम्स है जैसे कि नीडल हो गई, ठीक है, सिरिंज की जो नीडल होती है, सुई होती है, वो हो गया। इसी तरह से ब्लेड्स वगैरह जितने भी है, इसको आप जब भी हैंडल कर रहे होते हैं तो आपने जो है एहतियात के साथ इसको हैंडल करना है ताकि आप भी इंजरी लगने से बचे रहे और आपके जो पेशेंट है वो भी इंजरी से बचे रहे, ठीक है। अब पेशेंट मे बी इन आइसोलेशन और इन स्पेशल or on special precaution if he she is suffering from a contagious disease। इसके अलावा अगर कोई ऐसा पेशेंट हो जो कि कंटीजियस डिज़ीज़ के साथ आए हुए हो, कंटीजियस डिज़ीज़ से मुराद ऐसी बीमारियां जो कि एक से दूसरे को लगती है, ठीक है, तो उनको जो है आपने आइसोलेशन में रखना है, उनको जो है आपने अलग रूम में जो है उनको आपने शिफ्ट कर देना है, ठीक है, ताकि उनकी बीमारी दूसरे लोगों को ना लगे और बीमारी जो है वो ना फैले, ठीक है। प्रिपेयरिंग फॉर द असेसमेंट,
अब हम बात करेंगे कि जब असेसमेंट हम कर रहे होते हैं या करने वाले होते हैं तो हमने किस तरह से अपने पेशेंट को असेसमेंट के लिए तैयार करना है और ख़ुद को हमने किस तरह से तैयार करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन व्हेन वेयर एंड व्हाई द असेसमेंट विल टेक प्लेस। ठीक है, सबसे पहले आपने पेशेंट को इस बात की वजाहत देनी है कि हम असेसमेंट कब करेंगे, कहाँ पर करेंगे और क्यों हम असेसमेंट करेंगे। ठीक है, तो इन 3 बातों के बारे में जो है आपने अपने क्लाइंट को बता देना है, उनको जो है मुकम्मल तौर पर आपने सेटिस्फाई कर देना है ताकि वो किसी किस्म के कन्फ्यूजन का शिकार ना हो और किसी किस्म के नर्वसनेस का शिकार ना हो। अगर वो कन्फ्यूजन में होंगे और नर्वसनेस का शिकार होंगे तो फिर उनमें फ़ियर जो है पैदा होगा, उनमें खौफ पैदा होगा, जिसकी वजह से वो फिर आपके साथ प्रॉपर तरीके से कोऑपरेट नहीं करेंगे और फिर आप उनसे डेटा भी सही तरीके से हासिल नहीं कर सकेंगे। इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब भी असेसमेंट करते हैं तो असेसमेंट करने से पहले आप अपने पेशेंट को मेंटली तौर पर उनको तैयार करें, उनको बताएं कि ये असेसमेंट हम कब करेंगे। ठीक है, कहाँ पर हम इस असेसमेंट को करने वाले हैं और इस असेसमेंट को करने का आखिर हमारा मकसद क्या है। ठीक है, तो इन तीनों क्वेश्चंस के जवाबात आप जब उनको देंगे तो इससे क्या होगा, इससे उनकी जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाएगी, उनकी जो नर्वसनेस है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी और वो फिर प्रॉपर तरीके से आपके साथ जो है असेसमेंट के दौरान कोऑपरेट करेंगे। हेल्प द क्लाइंट प्रिपेयर, इसी तरह से आपने जो है क्लाइंट को तैयार करने में उनकी मदद करनी है। किस तरह से मदद करनी है, इस तरह से आपने क्लाइंट की मदद करनी है कि जब भी आप असेसमेंट स्टार्ट करने वाले होते हैं तो असेसमेंट को स्टार्ट करने से पहले आपने अपने क्लाइंट को कह देना है कि अगर आपको बाथरूम की ज़रूरत हो, अगर आपको जो है सूसू आ रही है, ठीक है, अगर आपने यूरिन पास करना है तो आप जा सकते हैं। ठीक है, आप बाथरूम को अटेंड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने कपड़े चेंज करने हो तो आप कपड़े भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इससे ये होगा कि इससे उनकी जो नर्वसनेस है या जो खौफ है या किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है, ठीक है, टेंशन है, वो क्या हो जाएंगे, वो डिक्रीज़ हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे और फिर इस तरह से पेशेंट अपने आप को लाइट महसूस करेंगे। इसी तरह से प्रिपेयर द एनवायरनमेंट को सही तरीके से प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि एनवायरनमेंट का बहुत गहरा असर होता है पेशेंट पर और पेशेंट की हेल्थ स्टेटस पर। ठीक है, प्रिपेयर द एनवायरनमेंट को हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, एनवायरनमेंट को हम इस तरह से प्रिपेयर करेंगे कि एनवायरनमेंट में हम जो लाइटिंग सिस्टम है, लाइटिंग सिस्टम को हमने सही करनी है। ठीक है, इसी तरह से टेम्परेचर को जो है हमने सही रखना है, ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो। ठीक है, इसी तरह से जितने भी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं असेसमेंट के दौरान तो उन इक्विपमेंट्स को जो है आपने पहले से क्या कर देना है, रख देना है, जितने भी ड्रिप्स है और इसी तरह से प्राइवेसी को जो है आपने मेंटेन कर देनी है। इन 5 चीज़ों को अगर आप प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं तो इससे आपका जो एनवायरनमेंट है जिसमें आपने अपने पेशेंट को असेस करना होता है तो वो एनवायरनमेंट जो है बहुत ज़्यादा फिर इफ़ेक्टिव होता है पेशेंट के लिए भी और नर्स के लिए भी और फिर किसी किस्म का मसला, कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं होता। ठीक है, इक्विपमेंट फॉर फिज़िकल एग्जामिनेशन। अब जब हम फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं तो फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन के लिए कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है एग्ज़ामिनेशन के दौरान, तो सबसे पहले हमें स्टेथोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हमने स्टेथोस्कोप को जो है अपने पास रख देना है। इसके अलावा टंग डिप्रेसर हो गया, इसके साथ साथ पेन लाइट हो गई, इसके अलावा मेजरिंग टेप हो गया, नेज़ल स्पेकुलम हो गए, स्पेग्मोमानोमीटर हो गया, इसके अलावा ट्यूनिंग फॉर्क हो गए जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ साउंड फ्रीक्वेंसीज़ को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। रिफ्लेक्स हैमर हो गया, सेफ्टी पिन्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा पॉकेट विजुअल एक्यूटी कार्ड हो गए। पॉकेट विजुअल एक्यूटी कार्ड ये असल में हमारे साथ एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें मुख्तलिफ साइज़ में जो है, जिस पर मुख्तलिफ साइज़ में अल्फ़ाबेट्स नंबर लिखे गए होते हैं और फिर हम एक ख़ास फासले में उस कार्ड को रखकर अपने क्लाइंट को कहते हैं कि बताए ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। इससे हम अपने क्लाइंट की जो
विजुअलाइजेशन है या विजुअल एबिलिटी है उसको हम मेजर करते हैं। इसके अलावा ऑप्शनल में आप ग्लव्स को रख सकते हैं, लुब्रिकेंट जेल्स को रख सकते हैं और ऑप्थेल्मोस्कोप को आप क्या कर सकते हैं अपने साथ रख सकते हैं, जो कि ऑप्शनल है। ठीक है, एमसीक्यूज में ये भी आ सकते हैं। पोजीशनिंग, अब हम बात करेंगे पोजीशनिंग की। जब हम असेसमेंट स्टार्ट करने वाले होते हैं तो असेसमेंट को स्टार्ट करने से पहले हमने अपने पेशेंट को किस पोजीशन में उनको हमने रखना है, तो इसको भी अंडरस्टैंड करना, इसको भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पोजीशन यूज ड्यूरिंग नर्सिंग असेसमेंट, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड ड्यूरिंग डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। अब नर्सिंग असेसमेंट, मेडिकल एग्जामिनेशन और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स के दौरान वो पोजीशन जो कि हमने मेंटेन करने होते हैं, हमने पेशेंट से जो है उन पोजीशन को करवाने होते हैं, तो उसमें हमारे साथ डोर्सल रिकम्बेंडेंट आ गया। ठीक है, सुपाइन पोजीशन हो गया, सुपाइन पोजीशन से मुराद सीधा लेटना, सिम पोजीशन हो गया मतलब साइड पर लेटना, प्रोन पोजीशन हो गया मतलब उल्टा लेटना, लिथोटोमी पोजीशन हो गई और इसके साथ साथ सिटिंग पोजीशन। तो ये 6 मेजर पोजीशन है हमारे साथ जो कि हम नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर और मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान हम इन पोजीशंस को क्या कर सकते हैं, इन पोजीशन को हम मेंटेन कर सकते हैं। सो ये हमारे साथ क्या है, इसको हम डोर्सल रिकम्बेंडेंट पोजीशन कहते हैं। ठीक है, इसको हम सुपाइन पोजीशन कहते हैं, इसको हम सिटिंग पोजीशन कहते हैं, इसको लिथोटोमी पोजीशन कहते हैं। इसी तरह से ये हमारे साथ सिम पोजीशन हो गई। सिम पोजीशन से मुराद साइड पर जो लेटे हुए होते हैं तो इसको हम सिम पोजीशन कहते हैं, और प्रोन पोजीशन से मुराद ये है कि बिल्कुल उल्टा जब आप लेट जाते हैं तो उसको हम प्रोन पोजीशन कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। द 4 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन। जब भी हम फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं डियर स्टूडेंट, तो फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में हम इन 4 प्रोसीजर को लाजमी परफॉर्म करते हैं, और ये 4 प्रोसीजर जो है ये फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन की बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बुनियादें है। ठीक है, अगर आप इन स्टेप्स को नहीं करते तो आपकी जो असेसमेंट है वो इनकम्प्लीट भी रह सकती है। सो हमारे साथ जो 4 बुनियादी प्रिंसिपल है फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन की, उसमें पहले नंबर पर हमारे साथ इंस्पेक्शन है। इंस्पेक्शन किसे कहते हैं? इंस्पेक्शन से मुराद ये है कि आप क्या करते हैं, जस्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, आप फ़िज़िकल ऑब्जर्वेशन करते हैं कि आया किसी किस्म की लेजन या किसी किस्म की एबनॉर्मलिटी तो बॉडी पर मौजूद नहीं है। ठीक है, बॉडी के सरफेस पर मौजूद तो नहीं है, तो इंस्पेक्शन हम करते हैं। इंस्पेक्शन को आप ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं। इसी तरह से पल्पेशन में हम क्या करते हैं, पल्पेशन में हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट को कुछ ख़ास फोर्स के साथ क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, उसको हम प्रेस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनसाइड स्किन या स्किन के नीचे किसी किस्म की टेंडरनेस, किसी किस्म की एबनॉर्मलिटी तो मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इस मकसद के लिए हम पल्पेशन कहते हैं। जो तीसरा प्रोसेस है उसको हम परकशन कहते हैं। परकशन हम इस मकसद के लिए करते हैं कि हमें पता चले कि इनसाइड बॉडी के जो कैविटीज़ है उसमें किसी किस्म की एबनॉर्मल फ्लूइड तो मौजूद नहीं है, और परकशन करने के दौरान हमें ख़ास किस्म के साउंड जो है वो सुनने को मिलते हैं, जिससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि आया ये साउंड जो है ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ठीक है, जबकि एस्कल्टेशन आप सब दोस्तों को पता है कि एस्कल्टेशन ये वो प्रोसेस है जिसमें हम स्टेथोस्कोप को यूज़ करते हुए डिफरेंट साउंड्स को क्या करते हैं, सुनते हैं, और उन साउंड्स की जो क्वालिटी है उसको आइडेंटिफाई करते हुए एबनॉर्मलिटी और नॉर्मलिटी को हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये 4 हमारे साथ बेसिक प्रोसेसेस है। ठीक है, 4 हमारे साथ बेसिक प्रोसेसेस है जिसको हम क्या करते हैं, फिज़िकल एग्जामिनेशन के दौरान करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इन 4 मेजर प्रोसीजर्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे साथ जो 4 मेजर प्रोसीजर है जिसमें हमारे साथ इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन और एस्कल्टेशन है, इसको हम किन किन मकासद के लिए यूज़ करते हैं। सो ये असल में हमारे साथ असेसमेंट टेक्निक्स है। ठीक है, सो इसको आपने अपने जो जहन है इसमें जो है आपने याद रखना है कि ये असल में हमारे साथ असेसमेंट
असेसमेंट टेक्निक्स है। तो इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ आता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन की अगर हम जनरल अल्फाज में इसकी डिफिनीशन करें तो इंस्पेक्शन से मुराद ऑब्जर्वेशन करना है। आपने जस्ट अपने आंखों से चीज़ों को देखना है, उसको जो है आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है, ठीक है। सो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, आप गौर से किसी चीज़ को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो इसको कहते हैं इंस्पेक्शन। सो टेक टाइम टू ऑब्जर्व विद आइज, ईयर, नोज, यूज गुड लाइटनिंग, ठीक है। जब भी आप इंस्पेक्शन करते हैं तो इंस्पेक्शन के लिए ज़रूरी है कि आपकी जो एनवायरनमेंट है जहाँ पर आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं पेशेंट की, तो वहाँ पर लाइटिंग का जो सिस्टम है वो सही तरीके से हो और सही लाइटिंग हो कि आपको हर चीज़ जो है वो वाज़ेह दिखाई दे। इसके बाद आपने क्या करना है, लुक एट कलर, शेप, साइमेट्री, पोजीशन, ओडोर्स फ्रॉम स्किन, ब्रीथ एंड माउंट। आपने क्या करने हैं, पेशेंट की जो बॉडी है, जो स्किन है, उसके कलर को देखना है कि कलर किस तरह से है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ठीक है। इसी तरह से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के शेप्स को आपने देखना है, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। बॉडी की सिमेट्री को आपने देखनी है कि बॉडी के जितने भी पार्ट है वो बराबर है या नहीं। इसी तरह से पोजीशंस को आपने क्या करनी है, देखनी है कि बॉडी के जो पार्ट्स है वो अपने नॉर्मल पोजीशन पर मौजूद है या नहीं, ठीक है। इसके साथ साथ आपने स्किन को क्या करना है, उसको देखना है। ब्रीथ और वाउंड को जो है आपने देखना है कि उससे स्मेल तो नहीं आ रही, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है आपने इंस्पेक्शन के दौरान ही करना होता है। इंस्पेक्शन इज़ डन अलोन एज एंड इन कम्बिनेशन विद अदर असेसमेंट टेक्निक। अब जो इंस्पेक्शन टेक्निक है इसको आप एलोन अकेले भी कर सकते हैं और दूसरे असेसमेंट टेक्निक के साथ मिलकर भी इस इंस्पेक्शन को आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा असेसमेंट टेक्निक है उसको हम पल्पेशन कहते हैं। पल्पेशन में हम क्या करते हैं, फीलिंग विद हैंड्स यूज ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन। पल्पेशन जो है ये फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान हम करते हैं और इस प्रोसेस में हम अपने हाथों को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बैक ऑफ हैंड टू असेस स्किन टेम्परेचर। अगर हम स्किन टेम्परेचर को मालूम करना चाहते हैं, किसी पेशेंट के टेम्परेचर को असेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम अपने हाथ का जो पिछला हिस्सा है इसको हम अपने पेशेंट के बॉडी पर रखते हैं, स्किन पर रखते हैं और उनकी जो टेम्परेचर है उसको हम क्या करते हैं, एसेस करते हैं, ठीक है। इसी तरह से फिंगर टू एसेस लोकेशन, टेक्सचर, मॉइस्चर, एरियाज ऑफ टेंडरनेस, साइज, शेप एंड कंसिस्टेंसी ऑफ लेजन। फिंगर्स जो है, अपने हाथों के जो फिंगर्स है इसको हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ लोकेशन को एसेस करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हम बॉडी की जो टेक्सचर है, बॉडी की जो मॉइस्चराइजेशन है, इसी तरह से वो एरियाज जहाँ पर टेंडरनेस मौजूद हो, ठीक है। इसके साथ साथ साइज़, शेप और अगर कोई लेजन मौजूद हो तो उस लेजन की कंसिस्टेंसी कैसी है। तो इन सब चीज़ों को एसेस करने के लिए हम क्या करते हैं, फिंगर का इस्तेमाल करते हैं, फिंगर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेसेस जो है हम पल्पेशन में करते हैं। टाइप्स ऑफ पल्पेशन। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे साथ पल्पेशन के अक़साम भी है, ठीक है, जिसमें हमारे साथ लाइट पल्पेशन है, मॉडरेट पल्पेशन है और डीप पल्पेशन है और बाईमैनुअल पल्पेशन है, ठीक है। लाइट पल्पेशन किसे कहते हैं, टू डिटरमाइन सरफेस वेरिएशन सच एज पल्सेस, टेंडरनेस, सरफेस स्किन टेक्सचर, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। लाइट पल्पेशन जो है ये हम किस लिए करते हैं, ये हम हमारे स्किन के जो सरफेस है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, जब हम पल्सेस को मालूम करते हैं, ठीक है, टेंडरनेस को मालूम करते हैं, इसी तरह से स्किन की जो सरफेस टेक्सचर है उसको मालूम करते हैं और इसी तरह से बॉडी की जो टेम्परेचर और मॉइस्चर है उसको मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइट पल्पेशन टेक्निक को यूज़ करते हैं। सो डिप्रेस स्किन सरफेस लेस देन 1 सेंटीमीटर, जिसमें हम स्किन की जो सरफेस है उसको हम 1 सेंटीमीटर से भी कम क्या करते हैं, डिप्रेस करते हैं। फील स्किन इन सर्कुलर मोशन विद लिटिल
विद वेरी लिटिल और नो डिप्रेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम जो स्किन है उसको फील करने की कोशिश करते हैं और उसको सर्कुलरली क्या करते हैं, उस पर हम हाथ फेरते रहते हैं, ठीक है, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी तो मौजूद नहीं है, किसी किस्म की स्वेलिंग तो उसमें नहीं हुई। सो लाइट पल्पेशन में हम क्या करते हैं, सिंपल अल्फाज में कहता हूँ कि लाइट पल्पेशन के ज़रिए हम अपने पल्सेस को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, टेंडरनेस को मालूम करने की कोशिश करते हैं। टेंडरनेस से मुराद ये है कि बॉडी की किसी पार्ट में अगर कोई एरिया जो है वो आपको सख्त मालूम होती है, ठीक है, नॉर्मल से सख्त वो आपको मालूम होती है, महसूस होती है, और अगर आप उसको थोड़ा सा भी प्रेस करते हैं तो उसके साथ आपको पेन महसूस होता है, तो इसको हम टेंडरनेस कहते हैं। इसी तरह से स्किन के टेक्सचर, टेम्परेचर और मॉइस्चर को मेजर करने के लिए, एसेस करने के लिए हम लाइट पल्पेशन करते हैं। लाइट पल्पेशन में हम स्किन को तकरीबन 1 सेंटीमीटर से कम जो है क्या करते हैं, डिप्रेस करते हैं, थोड़ा सा दबाते हैं, ठीक है। मॉडरेट पल्पेशन में हम क्या करते हैं, टू फील फॉर इजी पल्पेबल बॉडी ऑर्गन्स एंड मासेस। मॉडरेट पल्पेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हम आसानी से बॉडी के जो ऑर्गन या मासेस है उसको हम महसूस कर सके। सो इसमें हम स्किन को जो है यूजुअली 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक क्या करते हैं, प्रेस करते हैं विद डोमिनेंट हेड, उस हाथ से प्रेस करते हैं जिससे हम ज़्यादातर काम करते हैं। इसी तरह से किसी भी किस्म की अगर एबनॉर्मेलिटी हो तो उसके साइज़ को हम मेजर करते हैं, उसकी कंसिस्टेंसी, और इसी तरह से ऑर्गन्स की जो मोबिलिटी है उसको हम इस टेक्निक के ज़रिए मालूम करने की कोशिश करते हैं। सो MCQs के हवाले से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लाइट पल्पेशन को हम कितना डिप्रेस करते हैं। लाइट पल्पेशन को हम 1 सेंटीमीटर से कम डिप्रेस करते हैं। मॉडरेट पल्पेशन को हम 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक स्किन को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, थोड़ा सा दबाते हैं, ठीक है। 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक हम स्किन को इनसाइड की तरफ प्रेस करते हैं। इसी तरह से जो डीप पल्पेशन है, टू फील वेरी डीप ऑर्गन्स एंड स्ट्रक्चर, बहुत सारे डीप जो ऑर्गन मौजूद है उसको फील करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, डीप पल्पेशन करते हैं, जो कि थिक मसल ने उसको कवर किया होता है। इसमें स्किन को हम 2.5 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक जो है हम क्या करते हैं, स्किन को प्रेस करते हैं अंदर की तरफ, ठीक है। 2.5 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक डीप इनसाइड की तरफ क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। और जो बायमैनुअल पल्पेशन है, इसमें हम क्या करते हैं, टू पल्पेट ब्रेस्ट एंड डीप एब्डोमिनल ऑर्गन, इसको हम ब्रेस्ट और डीप एब्डोमिनल ऑर्गन को पल्पेट करने के लिए हम बायमैनुअल पल्पेशन करते हैं, जिसमें हम दोनों हाथों को यूज़ करते हैं। एक हाथ को हम स्किन के ऊपर साइड पर रखते हैं और दूसरे को हम स्किन के नीचे साइड पर रखते हैं। सो बायमैनुअल पल्पेशन के ज़रिए हम यूट्रस, जो ब्रेस्ट है और जो स्प्लीन है, इसको पल्पेट करने के लिए हम बायमैनुअल पल्पेशन करते हैं। फिर इसके बाद हमारे साथ जो तीसरा टेक्निक आता है फिज़िकल एग्जामिनेशन में, वो है परकशन। परकशन क्या है, अ मेथड ऑफ टेपिंग ऑफ बॉडी पार्ट ड्यूरिंग फिज़िकल एग्जामिनेशन विद फिंगर, हैंड्स or small instruments to evaluate the size, consistency, borders and presence of fluid in the body organ, ठीक है। जैसे कि स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि परकशन ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, ऐसी टेक्निक है कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अपने हैंड्स, अपने फिंगर्स को यूज़ करते हुए हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को क्या करते हैं, पल्पेट करते हैं, उसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, स्टक करते हैं। जैसे कि आप किसी घर का दरवाज़ा जो है नॉक करते हैं, तो इसी तरह से हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को नॉक करते हैं, और जिस पार्ट को हम नॉक कर रहे होते हैं तो उस एरिया के अंदरूनी साइड क्या चीज़ मौजूद है, वहाँ पर किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी मौजूद है या नहीं। तो हमारे साथ इससे मुख्तलिफ़ किस्म के साउंड प्रोड्यूस होते हैं, तो उस साउंड से जो है हम क्या करते हैं, नॉर्मेलिटी या एबनॉर्मेलिटी की वेरिफिकेशन करते हैं। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, परकशन कहते हैं, ठीक है। परकशन ऑफ अ बॉडी पार्ट produces a sound that indicate the type of tissue within the organ। वही बात है जो कि अभी मैंने कही कि जब हम परकशन कर रहे होते हैं, बॉडी पार्ट को हम नॉक कर रहे होते हैं, तो इस दौरान उससे साउंड प्रोड्यूस होता है, आवाज़ निकलती है, और उस आवाज़ से हम मालूम करने की कोशिश करते हैं कि
टिश्यूज़ या स्किन के इनसाइड जो है क्या मौजूद है या ऑर्गन के अंदर क्या मौजूद है, क्या हो रहा है। इट इज़ पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इन एग्जामिनिंग द चेस्ट एंड एब्डोमेन। अब परकशन जो है, परकशन को ख़ास तौर पर हम चेस्ट और एब्डोमेन के एग्जामिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। प्रोड्यूस डिफरेंट नोट्स डिपेंडिंग ऑन अंडरलाइंग मासेस। अंडरलाइंग मासेस के बेस पर मुख्तलिफ किस्म के साउंड को प्रोड्यूस करता है, जिसमें हमारे साथ डल साउंड हो गया, रेजोनेंट साउंड हो गया, फ्लेट साउंड हो गया और टिम्पेनी साउंड हो गया। ये 4 किस्म के साउंड जो है परकशन से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ परकशन। इसी तरह से हमारे साथ परकशन के भी अकसाम है, जिसमें हमारे साथ डायरेक्ट परकशन और ब्लंट परकशन है। ठीक है, इसी तरह से डायरेक्ट परकशन में हम क्या करते हैं, टू एलिसिट टेंडरनेस और पेन। टेंडरनेस और पेन को मालूम करने के लिए हम डायरेक्ट परकशन करते हैं। बॉडी को डायरेक्टली क्या करते हैं, नॉक करते हैं। डायरेक्टली टेप अ बॉडी पार्ट विद 1 or 2 फिंगर्स टिप्स सच एज ओवर साइनसिस। जैसे कि साइनोसिस पर हम करते हैं, इसी तरह से बॉडी के पार्ट्स को हम डायरेक्टली क्या करते हैं, एक उंगली से या 2 उंगलियों से बॉडी को हम क्या करते हैं, नॉक करते हैं। जैसे कि आप किसी घर के दरवाजे को नॉक करते हैं, ठीक है, एंटर होने के लिए, तो इसी तरह से नॉक करते हैं। ब्लंट परकशन में हम क्या करते हैं, ब्लंट परकशन को जो है हम टू डिटेक्ट टेंडरनेस ओवर ऑर्गन, किसी ऑर्गन में टेंडरनेस को मालूम करने के लिए हम ब्लंट परकशन करते हैं। ठीक है, सो प्लेस 1 hand फ्लैट ऑन द बॉडी सरफेस एंड यूज द फिस्ट ऑफ अदर हैंड टू स्ट्राइक द बैक ऑफ द हैंड फ्लैट ऑन द बॉडी सरफेस। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मिसाल के तौर पर ये एक हाथ है, ठीक है, ये आपके बॉडी पर जो है एक हाथ मैंने रख दिया और दूसरे हाथ के साथ मैं अपने इस हाथ को क्या कर रहा हूँ, मार रहा हूँ। तो इससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है उससे मैं क्या करता हूँ, क्लैरिफिकेशन करता हूँ, आइडेंटिफिकेशन करता हूँ। साउंड प्रोड्यूस बाय परकशन। अब परकशन के ज़रिए जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं उसके हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। सो नॉर्मल लंग्स जो है, नॉर्मल लंग्स जो है वो हमारे साथ हैलो होते हैं, ठीक है, और नॉर्मल लंग्स की जो साउंड है वो आपको रेजोनेंस साउंड जो है सुनने को मिलेगी। अब अगर लंग्स में जो है हवा हो, ठीक है, ईयर फिल्ड लंग हो जिसमें ईयर मौजूद हो, तो वो बूमिंग फॉर्म, उसकी जो क्वालिटी होगी बूमिंग होगी और आपको जो रेजोनेंस होगा वो हाइपर रेजोनेंस जो है सुनने को मिलेगा। इसी तरह से अगर आप एब्डोमेन को परकस करते हैं तो एब्डोमेन की जो साउंड है वो ड्रम की तरह से साउंड प्रोड्यूस करती है, टेम्पेनी लाइक। ठीक है, इसी तरह से लिवर को अगर आप परकस करते हैं तो तंद लाइक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसमें डलनेस होती है। मसल्स या बोन्स को अगर आप परकस करते हैं तो उससे फ्लेट साउंड, फ्लेटनेस साउंड जो है प्रोड्यूस होती है। तो इसको आप नेट में सर्च करके, यूट्यूब पर सर्च करके ये रेजोनेंस, हाइपर रेजोनेंस, टेम्पेनी, डलनेस और फ्लेटनेस साउंड को सुन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ जो लास्ट टेक्निक है असेसमेंट का वो है एस्कल्टेशन। एस्कल्टेशन इज़ अ मेथड यूज टू लिसन टू द साउंड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग अ फिज़िकल एग्जामिनेशन। फ़िज़िकल एग्जामिनेशन के दौरान बॉडी के साउंड्स, बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट के साउंड को सुनने के लिए हम एक मेथड को यूज़ करते हैं, एक अमल को यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए हम साउंड्स को सुनते हैं, आवाज़ों को सुनते हैं। तो उस मेथड को क्या कहते हैं, एस्कल्टेशन कहते हैं। परफॉर्म बाय लिसनिंग थ्रू अ स्टेथोस्कोप and to evaluate the frequency, intensity, duration, pitch, number and quality of sound। अब ये एस्कल्टेशन का जो मेथड है इसको हम स्टेथोस्कोप के ज़रिए करते हैं और स्टेथोस्कोप के ज़रिए हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ साउंड्स को सुनते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, पिच, नंबर एंड क्वालिटी ऑफ साउंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। फ्लैट डायफ्राम पिक अप हाई पिच रेस्पिरेटरी साउंड बेस्ट। ठीक है, हमारे साथ स्टेथोस्कोप का जो डायफ्राम वाला पार्ट होता है तो उसके ज़रिए अगर हम साउंड को सुनते हैं तो वो हमें हाई पिच रेस्पिरेटरी साउंड जो है प्रोवाइड करती है। इसी तरह से डायफ्राम का जो बेल होता है, ठीक है, वो हमें लो पिच साउंड जो है सुनने में हमें वो क्या करती है, मदद देती है। सच एज हार्ट मर्मर, हार्ट की जो मर्मर साउंड है उसको सुनने में हमें बेल जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल जो है साबित होती है।
इसी तरह से एस्कल्टेशन की भी हमारे साथ टाइप है डायरेक्ट एस्कल्टेशन एंड इनडायरेक्ट एस्कल्टेशन। डायरेक्ट एस्कल्टेशन में हम क्या करते हैं, साउंड्स आर ऑडिबल विदाउट स्टेथोस्कोप। डायरेक्ट एस्कल्टेशन में हम क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप के बगैर जो है हम साउंड्स को सुन सकते हैं, ठीक है। जबकि इनडायरेक्ट एस्कल्टेशन में हम क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप को यूज़ करते हैं और स्टेथोस्कोप को यूज़ करते हुए साउंड को सुनने की कोशिश करते हैं। सो डायफ्राम के ज़रिए हम क्या करते हैं, डिटेक्ट हाई पिच साउंड को हम सुनते हैं, जैसे कि ब्रीथ साउंड हो गया, नॉर्मल हार्ट साउंड हो गया और इसी तरह से बोवल साउंड हो गए। जबकि बेल के ज़रिए हम क्या करते हैं, लो पिच साउंड को सुनने की कोशिश करते हैं, जिसमें एब्डोमिनल एक्स्ट्रा हार्ट साउंड हो गए, हार्ट मर्मर साउंड हो गए और करोटिड ब्रीथ साउंड जो है, ये सब कुछ हम बेल स्टेथोस्कोप का जो बेल पार्ट है उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, सुनते हैं। एमसीक्यूज़ के हवाले से आपके लिए इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमारे साथ स्टेथोस्कोप का जो डायफ्राम होता है वो हमें हाई पिच साउंड को सुनने में मदद देती है और स्टेथोस्कोप का जो बेल पार्ट है वो हमें लो पिच साउंड सुनने में मदद देती है, ठीक है। फिज़िकल एग्जामिनेशन। अब जब हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं तो ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन हम एग्जामिनेशन को ऑर्डर फॉर्म में करते हैं, ठीक है। मतलब हेड टू टू इन ए सिस्टमिक ऑर्डर। सिस्टमेटिक ऑर्डर में अगर हम करते हैं तो हम सर से शुरू करेंगे, पाँव तक जाएंगे। इसी तरह से ऑर्डर ऑफ टेक्निक्स, कौन से टेक्निक्स को हमने कब यूज़ करना है, कौन से टेक्निक्स को हमने पहले यूज़ करना है, कौन से टेक्निक्स को हमने बाद में यूज़ करना है। तो टेक्निक्स के जो ऑर्डर है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम इंस्पेक्शन करेंगे, इसी तरह से फिर हम पल्पेशन करेंगे, फिर उसके बाद हम परकशन करेंगे और फिर उसके बाद हम एस्कल्टेशन करेंगे, ठीक है। अगर एब्डोमिनल इंस्पेक्शन आप कर रहे हैं तो एब्डोमिनल असेसमेंट के दौरान आपने इंस्पेक्शन करनी है सबसे पहले, फिर उसके बाद जो है आपने क्या करना है, आपने एस्कल्टेशन करनी है। एस्कल्टेशन के बाद फिर आपने पल्पेशन करनी है और लास्ट में परकशन करनी है। अब एब्डोमिनल असेसमेंट में एस्कल्टेशन दूसरे नंबर पर इस वजह से है कि अगर हम एब्डोमिनल असेसमेंट के दौरान अगर हम पल्पेशन करें, जो एब्डोमिन है उसको पल्पेट करें, तो इससे हमारे साथ जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। जो इंटरनल सिस्टम है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगी, जिसकी वजह से फिर हम जो साउंड हमने एस्कल्टेशन से सुनना होता है तो उसको फिर हम नहीं सुन सकेंगे। तो इस वजह से हम एब्डोमिनल असेसमेंट के दौरान एस्कल्टेशन इंस्पेक्शन के बाद करते हैं और फिर उसी तरह से पल्पेशन और परकशन करते हैं। और नॉर्मली जब हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं तो सबसे पहले इंस्पेक्शन करते हैं, फिर पल्पेशन करते हैं, फिर परकशन करते हैं और फिर एस्कल्टेशन करते हैं। आपके एग्ज़ाम में ये MCQs आया हुआ है, सो इसलिए इसको आप अपने साथ नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए। बी सिस्टमेटिक, हमने सिस्टमेटिक सिस्टम को फॉलो करना है, ठीक है, बट बी फ्लेक्सिबल बेस्ड ऑन पेशेंट नीड्स। लेकिन ये नहीं है कि आपने पेशेंट को नहीं देखना और आपने सिर्फ स्टेप्स को ही फॉलो करना है, आपने अपने पेशेंट की कंडीशन को भी साथ में देखनी है, ठीक है, और उनके नीड्स के मुताबिक आपने क्या करना है, सिस्टमेटिक स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमने जर्नल सर्वे करनी होती है। जर्नल सर्वे में हम जर्नल अपीयरेंस को करते हैं। जर्नल अपीयरेंस में हम क्या करते हैं, जर्नल अपीयरेंस से मुराद ये है कि आप नॉर्मली क्या करते हैं, पेशेंट को देखते हैं थ्रू आइज़। आप जो है उनको ऑब्ज़र्व करते हैं, उनकी इंस्पेक्शन करते हैं, जिसमें आप पेशेंट की जो चाल चलन है, गेट जिसे हम कहते हैं, वो देखते हैं। इसी तरह से उनकी न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो कैसी है, किस तरह के कपड़े वो पहनते हैं, उनकी जो बॉडी फ्लूइड है, बॉडी बिल्ड है, किस तरह से उनकी बॉडी बिल्डिंग है, ठीक है, बॉडी किस तरह से उनकी बनी हुई है, ऑब्वियस डिसेबिलिटी, किसी किस्म की डिसेबिलिटी उनमें है या नहीं। इसके साथ साथ कैसे वो बातें करते हैं, किस तरह की बातें वो करते हैं, किस अंदाज में करते हैं। इसी तरह से उनका मूड कैसा है,
हाइजीन कैसी है, बॉडी अडोर है या नहीं, पोस्चर उनका कैसा है, नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, जेंडर मेल है या फीमेल है, हाइट उनकी कितनी है, उनके वेट कितना है, उनके वाइटल साइन कैसे है। तो ये सारे जो है हम उनके जनरल अपीयरेंस में क्या करते हैं, इसके हवाले से डेटा गैदर करते हैं। एड हेड सरकमफेरेंस, उनकी जो हेड सरकमफेरेंस है उसको हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। इफ़ चाइल्ड, अगर बच्चा हो तो बच्चे की जो हेड सरकमफेरेंस होगी वो लेस देन 2 होगी, ठीक है। इफ़ चाइल्ड इज़ लेस देन 2 ईयर ओल्ड, अगर बच्चा जो है 2 साल से ज़्यादा उम्र का हो तो उसके हमने हेड सरकमफेरेंस को देखनी है, ठीक है। इंटीग्यूमेट्री सिस्टम, इंटीग्यूमेट्री सिस्टम में हमने क्या करना है, इंटीग्यूमेट्री सिस्टम में हमने उनके स्किन, हेयर एंड नेल्स की असेसमेंट करनी है, उनके स्किन को हमने चेक करना है, ठीक है। स्किन की जो कलर है, स्किन की जो यूनिफॉर्मिटी है, ठीक है, कि तमाम स्किन जो है वो एक जैसे कलर में है या कलर में चेंजेस, बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट में स्किन, बॉडी के जो स्किन है उसमें चेंजेस है कलर में, ठीक है। इसी तरह से बॉडी की जो मॉइस्चर है उसको हमने देखनी है, हेयर पैटर्न को देखना है, रेशेस, लेजन, पेलर और एडिमा, इन सब चीज़ों को हमने क्या करना है, इंस्पेक्शन के दौरान ऑब्ज़र्व करना है और जानने की कोशिश करनी है कि ये चीज़ें उनमें मौजूद है या नहीं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, पल्पेट करते हैं। पल्पेट हम इसलिए करते हैं ताकि हम टेम्परेचर को मालूम कर सके, जो स्किन है उनकी टर्जिडिटी को मालूम कर सके कि स्किन जो है वो सख्त है या नहीं। इसी तरह से किसी किस्म की लेजन जो है वो स्किन में मौजूद हो उसको मालूम कर से, और अगर किसी किस्म का एडिमा हुआ हो तो उसको हम क्या करें, एसेस कर सके। परकशन एंड एस्कल्टेशन रेयरली यूज़ ऑन स्किन। अब परकशन और एस्कल्टेशन जो है ये स्किन की असेसमेंट के लिए हम बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं इन टेक्निक्स को, ठीक है। पेलर से मुराद ये है कि अगर स्किन की जो कलर है वो पेल हुई हो या साइनोसिस हुआ हो। साइनोसिस तो आप सब जानते हैं कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो फिर जो स्किन के जो नेल्स के जो बेड्स है वो ब्लू दिखाई देते हैं और लिप्स वगैरह जो है वो ब्लू दिखाई देते हैं, ठीक है। एडिमा, इसी तरह से मैक्यूल, पेप्यूल हो गए, जॉन्डिस टाइप ऑफ एडिमा, हेयर सुटिज्म हो गए और एलोप्सिया। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इंटीग्यूमेट्री सिस्टम की असेसमेंट के दौरान हम इनको क्या करते हैं, देखते हैं और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये एबनॉर्मेलिटी मौजूद है या नहीं। हेयर की हम क्या करते हैं, हेयर की हम टेक्सचर को मालूम करते हैं। इसी तरह से हेयर पूरी प्रॉपर तरीके से हेड पर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं या नहीं, या स्किन पर जो है जो हेयरी पार्ट है वहाँ पर हेयर मौजूद है या नहीं, अगर मौजूद है तो किस तरह से मौजूद है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी हुई है, और इसी तरह से सर पर बाल मौजूद है या नहीं, इसको हम देखते हैं। नेल्स की हम इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है, और उनको पल्पेट करते हैं। साइनोसिस को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि किसी किस्म की साइनोसिस तो नहीं हुई, ठीक है। ब्लेंड टेस्ट या कैपिलरी रिफिल, ब्लेंड टेस्ट हम करते हैं, ठीक है, जिसमें हम कैपिलरी रिफिल, डिले रिटर्न ऑफ कलर इंडिकेट्स पुअर आर्टरियल सर्कुलेशन, ठीक है। इसी तरह से क्लबिंग हो गई, लॉस ऑफ नॉर्मल एंगल्स बिटवीन नेल्स एंड नेल बेड्स, नेल और नेल बेड्स के दरमियान जो नॉर्मल एंगल होता है जो कि हमारे साथ 120 मेरे ख्याल में होता है, ठीक है, 120 एंगल होता है मेरे ख्याल में, तो वो नॉर्मल है या नहीं, तो इसको हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से स्किन की जब हम असेसमेंट कर रहे होते हैं तो इस दौरान हम स्किन को देखते हैं कि किसी किस्म के रेशेस, लेजन या स्किन में किसी किस्म की तब्दीलियाँ तो नहीं आई हुई, या स्किन जो है ड्राइनेस का शिकार तो नहीं है, या ख़ारिश तो नहीं हो रही, या उसकी कलर में किसी किस्म की चेंजेस तो नहीं आए हुए, तो इसको हम देखते हैं, ठीक है। हिंट, हिंट किसे कहते हैं, हिंट से मुराद ये है कि इसमें सबसे पहले नंबर पर हम हेड को क्या करते हैं, देखते हैं, हेड की इंस्पेक्शन और पल्पेशन करते हैं, जिसमें हम हेड की साइज़, शेप और साइमेट्री को क्या करते हैं, चेक करते हैं। इसी तरह से फिर हम आइज़ की इंस्पेक्शन एंड पल्पेशन करते हैं। इंस्पेक्ट एंड पल्पेट आईलिड्स, लैशेस,
आई पोजीशन, आई की जो पोजीशन है उसको हम इंस्पेक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इसी तरह से साइमेट्री एंड साइज ऑफ प्यूपल को हम देखते हैं कि सही है या नहीं। इसके साथ साथ स्लेनिन चार्ट के ज़रिए हम आई साइट को मेजर करते हैं कि आई साइट जो है वो नॉर्मल है या नहीं। ठीक है, आइज़ में हम क्या करते हैं, विजुअल एक्यूटी देखते हैं। विजुअल एक्यूटी से मुराद आई साइट को देखते हैं कि नज़र सही लग रही है या नहीं। इसके साथ साथ विजुअल फील्ड जो है उसको हम एसेस करते हैं। एसेस फेरेफरल विजन को हम क्या करते हैं, एसेस करते हैं। इसी तरह से जो आइज़ ऑक्यूलर मोशन चेक करते हैं। सिक्स ऑक्यूलर मूवमेंट्स को चेक करते हैं। ठीक है, जिसमें क्रेनियन नर्व 3, 4, 6 जो है इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह से प्यूपल रिस्पॉन्स टू लाइट एंड अकोमोडेशन, प्यूपल जो है वो लाइट को रिस्पॉन्स कर रही है या नहीं, इसको हम क्या करते हैं, एसेस करते हैं। प्यूपल कंस्ट्रिक्ट टू लाइट, ठीक है, इसी तरह से जब हम प्यूपल पर लाइट मारते हैं तो लाइट को वो कंस्ट्रिक्ट होते हैं या नहीं। ठीक है, इसी तरह से डायरेक्ट एंड कंसेंशुअल प्यूपल रिस्पॉन्सेस को देखते हैं। फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, ऑप्थेल्मोस्कोप के ज़रिए हम क्या करते हैं, चीज़ों को एग्जामिन करते हैं। इसी तरह से टर्मिनोलॉजी में मायोपिया, ठीक है, मायोपिया हो गया, प्रेसबायोपिया हो गया, टूसिस हो गए, एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ईयर्स इंस्पेक्शन एंड पल्पेशन हम करते हैं। ठीक है, इंस्पेक्शन एंड पल्पेशन में हम ईयर की साइज, शेप, पोजीशन, डिस्चार्ज, लीजन, इनको हम क्या करते हैं, मालूम करने की कोशिश करते हैं कि ईयर की जो साइज़ है वो कितनी है, उनकी शेप कैसी है, वो अपनी पोजीशन पर मौजूद है या नहीं, या किसी किस्म की डिस्चार्ज तो उससे नहीं हो रहा। रिव्यू एटोनॉमी ऑफ ईयर एंड इनर ईयर, इसी तरह से ईयर की जो स्ट्रक्चर है और इनर ईयर की जो स्ट्रक्चर है उसको हम चेक करते हैं। ग्रोस हेयरिंग एक्यूटी, उनकी जो हेयर, बातों को सुनने की जो सलाहियत है, आवाज़ को सुनने की जो सलाहियत है, उसको हम चेक करते हैं कि नॉर्मल वॉइस को वो सुनते हैं या नहीं। वेस्पर टेस्ट उनकी हम करते हैं। इसी तरह से उनकी वेबर टेस्ट करते हैं और रिनी टेस्ट करते हैं। ठीक है, इंटरनल ईयर को हम क्या करते हैं, ओटोस्कोप के ज़रिए देखते हैं और उनकी जो टेम्पेरिक मेम्ब्रेन उसको हम क्या करते हैं, उसको हम देखते हैं कि नॉर्मल है या नहीं। नोज़ एंड साइनोसिस, इंस्पेक्ट पल्पेशन एंड परकशन, इसी तरह से नोज़ एंड साइनोसिस की जब हम असेसमेंट करते हैं तो इसमें हम इंस्पेक्शन, पल्पेशन और परकशन टेक्निक को यूज़ करते हैं। इंस्पेक्शन में हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन के दौरान हम जो नोज़ और साइनोसिस है उसका जो म्यूकोजा मेम्ब्रेन है उसके कलर को हम देखते हैं। इसी तरह से देखते हैं कि किसी किस्म की डिस्चार्ज तो नहीं हो रही, उसको हम देखते हैं। इसी तरह से देयर इज़ अ नेज़ल स्पेकुलम, मोस्ट पीपल डोंट लाइक इट। ठीक है, एसेस फॉर पेटेंसी, इसी तरह से पल्पेट फॉर टेंडरनेस को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, नोज़ और साइनोसिस को पल्पेट करते हैं। परकशन फॉर टेंडरनेस और फ्रंटल एंड मैक्सिलरी साइनोसिस, फ्रंटल और मैक्सिलरी साइनोसिस के ऊपर टेंडरनेस को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, परकस करते हैं। ठीक है, इन एरियाज़ को। माउथ एंड थ्रोट, अब माउथ एंड थ्रोट की हमने किस तरह से असेसमेंट करनी है। माउथ एंड थ्रोट के असेसमेंट के दौरान हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन और पल्पेशन टेक्निक को यूज़ करते हैं। सो इंस्पेक्ट एंड पल्पेट लिप, टंग, ओरल कैविटी, टॉन्सिल्स, फेरिक्स, जिसमें हम कलर और मॉइस्चर को देखते हैं, टीथ, ब्रेथ, प्रेजेंस ऑफ एक्सोडेट, इरिथमा, लीजन और प्लेट्स। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, इनको हम ऑब्जर्व करते हैं और इनको हम पल्पेट करते हैं। ठीक है, सो इनलार्ज टॉन्सिल्स आर ग्रेडेड, अगर टॉन्सिल जो है उनकी साइज़ में इंक्रीज़ आई हुई है तो उनको ग्रेड दिया गया है। ग्रेड 1 में हमारे साथ अगर टॉन्सिल होंगे तो कैसे होंगे, ईच साइड ऑफ यूला ऑन इक्वल डिस्टेंस, यूला के दोनों साइड पर जो है ग्रेड 1 में हमारे साथ टॉन्सिल बराबर फासले में होंगे। ठीक है, ग्रेड 2 में अगर टॉन्सिल पहुंच गए हैं तो टॉन्सिल बिटवीन पेलर्स एंड यूला, टॉन्सिल जो है ये पेलर्स और यूला के दरमियान में फिर पाए जाएंगे। ग्रेड 3 में टॉन्सिल जो है ये यूला को टच करते हुए
आपको दिखाई देंगे, ठीक है। जबकि ग्रेड 4 में टॉन्सिल जो है टचिंग ईच अदर, एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, जिसमें जो टॉन्सिल्स की साइज है वो सबसे ज़्यादा लार्ज होती है, जिसकी वजह से टॉन्सिल्स एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से थ्रोट एंड निक की जब हम इंस्पेक्शन करते हैं तो इंस्पेक्ट एंड पल्पेट निक फॉर ट्रेकिया शुड बी एट मिडलाइन, थायरॉयड एंड लिम्फ नोड। इन सब चीज़ों को हम इंस्पेक्ट करते हैं और पल्पेट करते हैं, और किसी भी किस्म की एबनॉर्मेलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम इस अमल को करते हैं। एस्कल्टेट कैरोटिड फॉर ब्रूड, ब्रूड साइंड को सुनने के लिए कैरोटिड जो आर्टरीज है उसको हम स्टेथोस्कोप के ज़रिए क्या करते हैं, एस्कल्टेट करते हैं। इफ ब्रूड इज़ हर्ट पल्पेट फॉर कैरोटिड थ्रिल, पल्पेट वन साइड एट अ टाइम, और एक ही टाइम पर आपने सिर्फ एक साइड के कैरोटिड आर्टरीज को पल्पेट करना है, ठीक है। क्योंकि इन आर्टरीज के ज़रिए आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई हो रहा होता है। अगर आप एक ही टाइम पर दोनों आर्टरीज को पल्पेट करते हैं तो इससे ये होगा कि आप दोनों आर्टरीज को ब्लॉक कर देते हैं। तो अगर आपने 1 मिनट के लिए भी दोनों को ब्लॉक कर दिया तो आपके इस पर बहुत ज़्यादा गहरे असरात, मनफी असरात जो है वो पड़ेंगे। परफॉर्म रेंज ऑफ मोशन ऑन निक की जो है हमने रेंज ऑफ मोशन करनी है कि जितने भी हमारे साथ पोजीशन या साइड्स है उन सारे साइड्स पर ये मूव करता है या नहीं, ठीक है। इसी तरह से लंग्स को जब हम क्या करेंगे, उनकी असेसमेंट करेंगे। सो इंस्पेक्ट पल्पेट एंड परकस लंग्स, नॉर्मल नोट इज़ रेजोनेंस। लंग्स की जब भी हम असेसमेंट करते हैं या इसकी जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो नॉर्मल लंग्स से जो हमें साउंड सुनने को मिलता है तो वो रेजोनेंस साउंड होता है, ठीक है। एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट है। एस्कल्टेट यूजिंग डायफ्राम, जब भी हम लंग्स को एस्कल्टेट करेंगे तो एस्कल्टेट के दौरान हम डायफ्राम को यूज़ करेंगे। एसेस एंड डॉक्यूमेंट रेस्पायरेटरी रेट, रिदम एंड एफर्ट, और इसी दौरान हम रेस्पायरेटरी रेट, रिदम और उसके जो एफर्ट है उसको हम क्या करेंगे, एसेस करेंगे और डॉक्यूमेंट करेंगे, ठीक है। ब्रीथ साउंड, अब आ जाते हैं ब्रीथ साउंड की तरफ। एस्कल्टेट यूजिंग डायफ्राम को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, ब्रीथ साउंड को एस्कल्टेट करेंगे। यूज़ अ सिस्टमेटिक अप्रोच, कंपेयर ईच साइड टू द अदर, डॉक्यूमेंट व्हेन एंड वेयर साउंड आर हर्ड। नॉर्मल ब्रीथ साउंड जो है हमारे साथ क्या है, ब्रोंको वेसिक्यूलर, ठीक है, ब्रोंकियल, वेसिक्यूलर एंड ट्रेकियल, ये हमारे साथ नॉर्मल ब्रीथ साउंड है। एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड आर कॉल्ड एडवेंटिशियस साउंड। एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड को क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस साउंड कहते हैं। एमसीक्यूज़ में ये भी आ सकता है। ब्रेस्ट एंड एक्जिला, ठीक है। इन अ वुमन इंस्पेक्ट द ब्रेस्ट विद हर आर्म्स रिलैक्स देन इवॉल्व एलिवेटेड एंड देन विद हर हैंड प्रेस ऑन हर हिप्स, ठीक है। इंस्पेक्ट द एक्जिला एंड फील फॉर एक्सिलरी नोड्स। इंस्पेक्ट फॉर साइमेट्री, कंटूर, कंटूर से मुराद शेप को हम क्या करेंगे, देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। लुक फॉर एनी एरिया ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन, रिट्रैक्शन और डिम्पलिंग, एडिमा। Palpate breast, areola, nipples and axillary lymph nodes in both men and women, ठीक है। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में क्या करना है, ऑब्जर्व द जुगुलर वेनस पल्पेशन को हमने ऑब्जर्व करना है। मेजर द जुगुलर वेनस प्रेशर इन रिलेशन टू द स्टर्नल एंगल। इंस्पेक्ट एंड पल्पेट द कैरोटिड पल्सेशन, लिसन फॉर कैरोटिड बीट्स। इंस्पेक्ट एंड पल्पेट द पेरिकार्डियम, नोट द लोकेशन, डायमीटर, एम्पलीट्यूड एंड ड्यूरेशन ऑफ द एपिकल पल्स, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हमने इस तरह से क्या करना है, एसेस करना है, इनकी मेजरमेंट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ पोस्ट RN फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट हेल्थ असेसमेंट का यूनिट नंबर 3 जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।